जांचकर्ता अपने करियर में विभिन्न मामलों से निपटते हैं और हर परिस्थिति में ढलने की ट्रेनिंग पाते हैं। कुछ मामलों में ऐसा अजीब मोड़ आता है जिसकी किसी ने उम्मीद नहीं की होती और वे आज भी अनसुलझे हैं क्योंकि जरूरी जवाब कभी नहीं मिले। नंबर 10। जुलाई 2013 में 19 साल की एलिसन बेनिटेज अपने माता पिता मेरी जॉस बेनिटेज और फ्रांसिस्को बेनिटेज के साथ परपिन्यान शहर में रह रही थी। उसने ब्यूटी क्वीन के तौर पर करियर शुरू किया और मिस रूसिलोन ब्यूटी कॉन्टेस्ट में 11 अगस्त को हिस्सा लेने वाली थी। उस समय उसके माता पिता की शादी बिखराव की स्थिति में थी और वे अलग होने की प्रक्रिया में थे। फ्रांसिस्को ने अतीत में कई बार मेरी के साथ बेवफाई की थी और वो उसके छुपाए हुए राजों से तंग आ चुकी थी। फ्रांसिस्को के अनुसार एलिसन और मेरी ने अचानक 14 जुलाई को अपना सामान पैक करना शुरू कर दिया, जिसके बाद वे परिवार के घर से बाहर चली गई और कहा कि वे टूलूज़ जाने की योजना बना रही हैं। लेकिन जांचकर्ताओं को शक है क्योंकि उस दिन के बाद से दोनों महिलाएं नहीं दिखीं। उनके बैंक खाते अछूते हैं और दोनों के फोन बंद हैं। उसने बताया कि उस दिन उसकी और मैरी की बहस हुई थी और उसका मानना था कि इससे उनके अचानक चले जाने में भूमिका रही। साथ ही फ्रांसिस्को ने उनकी गुमशुदगी की रिपोर्ट नहीं की थी। जब एक पारिवारिक मित्र मां और बेटी की चुप्पी को लेकर चिंतित हुआ तो उसने पुलिस से संपर्क किया और गुमशुदगी की रिपोर्ट दर्ज कराई। कुछ दिन बाद फ्रांसिस्को ने भी उनकी गुमशुदगी की रिपोर्ट दी। जांच के दौरान ये सामने आया कि फ्रांसिस्को की एक पूर्व प्रेमिका सिमोन ओलिवेरा एल्वेज भी नवंबर 2004 में संदिग्ध परिस्थितियों में लापता हो गई थी और जब इस मामले की जांच की गई तो उस केस में उस पर कभी भी किसी गलत काम का आरोप नहीं लगाया गया। जब जांचकर्ताओं को पता चला कि फ्रांसिस्को कई सालों से दोहरी जिंदगी जी रहा था तो वह उनका मुख्य संदिग्ध बन गया। उन्हें पता चला कि उसने एक बार उस पर इतनी बुरी तरह हमला किया कि उसे अस्पताल में भर्ती कराना पड़ा और उसकी हिंसक प्रवृत्ति सामने आ गई। उन्हें यह भी पता चला कि एलिसन ही थी जिसने उसके फोन पर संदेश देखकर डोलोरेस नाम की एक महिला के साथ उसके अफेयर के बारे में पता लगाया था। उसने वह रिश्ता खत्म किया, लेकिन जल्द ही फ्रांसीसी दूतावास की एक कर्मचारी के साथ दूसरा अफेयर शुरू कर दिया। फ्रांसिस्को ने अपनी बेगुनाही बनाए रखी और यहां तक कि खुद का एक वीडियो भी रिकॉर्ड किया जिसमें उसने किसी भी तरह की संलिप्तता से इनकार किया और जल्द ही उसने अपनी जान गंवा दी। यानी वो दोनों महिलाओं के भाग्य के बारे में कोई भी जानकारी अपने साथ ले गया। परिवार के घर की तलाशी में फ्रिज और टंबल ड्रायर में एलिसन की जैविक सामग्री मिली जिन्हें फ्रांसिस्को ने ब्लीच की गोलियों से साफ किया था। अदालतों ने तय किया कि फ्रांसिस्को ने सच में अपनी पत्नी और बेटी की हत्या की जिनका अब तक पता नहीं चला। नंबर 9। यह हमेशा दुखद होता है जब यह सामने आता है कि किसी गलत व्यक्ति को अपराध के लिए दोषी ठहराया गया है, खासकर जब वह पहले ही कई साल जेल में बिता चुका हो उस चीज के लिए जिसमें उसकी कोई भूमिका नहीं थी। यही हुआ 33 वर्षीय जेसी मैकफर्सन के मामले में, जो जुलाई 1862 में स्कॉटलैंड के ग्लासगो में फ्लेमिंग परिवार के लिए नौकर के रूप में काम कर रहे थे। यह घर 17 सैंडफोर्ड प्लेस पर था जहां एक अपराध हुआ जिसने उस शहर में दर्ज सबसे बड़ी न्यायिक भूलों में से एक को जन्म दिया। उस साल 4 जुलाई को जेसी अपने घर के बंद कमरे में मृत पाई गई और यह निर्धारित किया गया कि उन पर लोहे के गड़ा से हमला किया गया था। जेसी के कुछ कपड़े और घर से कुछ चांदी के बर्तन चोरी हो गए थे और घटनास्थल को बहुत ही अस्त व्यस्त बताया गया था। अजीब बात यह थी कि रसोई और बेडरूम की फर्श को धोया गया था और जेसी का चेहरा, गर्दन और सीना भी धोया गया था। यह बताया गया कि घर जॉन फ्लेमिंग का था और उनके पिता जेम्स, जो उनके लिए लेखा लिपिक थे, उसी समय परिवार के साथ रहते थे। हमले के वक्त घर पर सिर्फ जेम्स ही थे, इसलिए वे मुख्य संदिग्ध बने। उन्होंने दावा किया कि हमले के दौरान उन्होंने कुछ भी नहीं सुना और जब तक उन्हें बताया नहीं गया तब तक उन्हें यह पता नहीं था कि जेसी की मृत्यु हो चुकी है। यह अनुमान लगाया गया था कि जेम्स ने उन पर भी डोरे डाले थे क्योंकि वह पहले भी अन्य नौकरानियों के साथ ऐसा कर चुके थे, लेकिन पुलिस का मानना था कि उन्होंने जेम्स को ठुकरा दिया जिससे वह गुस्से में आ गए। एक गिरवी की दुकान चलाने वाले ने पुलिस से संपर्क किया और बताया कि लापता चांदी के बर्तन उसे एक महिला मैरी मैकडॉनल्ड के नाम से बेचे गए थे, जो कि एक छद्म नाम था।
असल में वह महिला घर में काम कर चुकी पूर्व नौकरानी जेसी मैक्लॉफ्लिन थी, जो पीड़िता की सबसे अच्छी दोस्त भी थी। उसके घर की तलाशी में जैविक सामग्री वाले कई कपड़े मिले तो उसे तुरंत गिरफ्तार कर लिया गया। जेम्स फ्लेमिंग ने उसके खिलाफ गवाही देने की सहमति दी और दुर्भाग्य से उसने उस दिन घर पर होने के बारे में झूठ बोला, जो बाद में मुकदमे में साबित हुआ। मैक्लॉग्लिन के पैरों के निशान अपराध स्थल से मेल खाते थे। फिर जज ने कुछ ऐसा किया जिसे समझाना मुश्किल था। उन्होंने मैक्लॉग्लिन को 4 घंटे तक डांटा, जिससे कई लोगों के अनुसार जूरी के फैसले पर असर पड़ा। जूरी ने 15 मिनट में मैक्लॉग्लिन को दोषी ठहराया और उसे फांसी की सजा सुनाई गई, जबकि वे असली अपराधी जेम्स को बता रहे थे। कोर्ट को न्याय सही लगा, पर जनता की राय अलग थी। वे मानते थे कि असली हमलावर जेम्स था और उनकी आपत्तियों के कारण मैक्लॉग्लिन की सजा उम्र कैद कर दी गई। वह रिहा होने से पहले 15 साल जेल में रही। उसके बाद वह अमेरिका चली गई। मई 1892 में एक महिला जिसका नाम इसाबेल मैक्लेनन था ने मरते समय कबूल किया कि उसने जेसी की जान ली थी और मैक्लॉग्लिन को गलत तरीके से जेल में डाला गया था। लेकिन लगभग तय है कि मैक्लॉग्लिन निर्दोष थी और जेसी पर हमला करने वाला कभी पहचाना नहीं गया। नंबर 8। करीब 7 सदियों तक ये माना जाता था कि कोन ग्रांडे डेला स्काला, एक इतालवी सैन्य सरदार, की मौत तब हुई जब उन्होंने गलती से एक झरने का दूषित पानी पी लिया। लेकिन अब ये सामने आया है कि असल में वे साजिश का शिकार हुए थे। 1329 में वे वेरोना के एकमात्र शासक थे और उन्होंने कई सैन्य अभियानों की योजना बनाई थी, जिनके चलते पदुआ, विचेंजा और त्रेविसो पर कब्जा कर लिया गया था। उस साल जुलाई में वे जीत का जश्न मनाने त्रेविसो गए, तभी अचानक बहुत बीमार पड़ गए। शहर आने के सिर्फ 44 दिन बाद 38 वर्ष की उम्र में उनका निधन हो गया। माना जाता है कि यात्रा के दौरान झरने का पानी पीना उनके लिए घातक साबित हुआ, लेकिन हर कोई इतना आश्वस्त नहीं था। बहुत से लोगों को लगा कि उनकी बीमारी इतनी जल्दी जानलेवा नहीं हो सकती थी और जरूर कुछ और चल रहा था जिसके बारे में किसी को पता नहीं था। यह अटकलें लगाई गई कि किसी ने उनकी जान लेने की कोशिश की थी और किसी तरह उन्होंने उन्हें इतना बीमार कर दिया कि उनकी मृत्यु हो गई। चौथी सदीना इतिहासकार गल्लेआजो गत्तारीना लिखा कि उन्हें लगता था दे देल्ला स्काला को जहर दिया गया था, लेकिन इसे साबित करने का कोई तरीका नहीं था। 15वीं सदी के विद्वान तोरेलो सेरेना ने कहा कि शासक को जहरीले फल से जहर दिया गया, हालांकि अन्य सिद्धांत भी थे। जियोवानी विल्लानी ने कहा कि त्रेविसो जीत के बाद दे देल्ला स्काला ने जश्न में ज्यादा खा लिया, जिससे वे बीमार हो गए, पर यह मान्यता उनकी बीमारी प्रदूषित पानी से हुई थी वाली धारणा के साथ अब खारिज हो चुकी है। 1923 में उनकी समाधि स्थल की खुदाई में पुरातत्वविदों ने देखा कि दे देल्ला स्काला के अवशेष कब्र की सूखी स्थिति के चलते अच्छी तरह संरक्षित थे। कई साल बाद अवशेषों के अध्ययन से उनकी मृत्यु के कारण का रहस्य सुलझाने का फैसला हुआ। एक फॉरेंसिक पैथोलॉजिस्ट जीनो फोर्नाचियारी को आधुनिक तकनीक का उपयोग करके शासक की मृत्यु के असली कारण का पता लगाने के लिए कहा गया। टिश्यू नमूने लेकर कुछ सुराग मिले, जिससे पता चला कि उनके साथ क्या हुआ। नमूनों में डिजिटलिस पौधे के अंश मिले, जिसे आमतौर पर फॉक्स ग्लो कहा जाता है। ये अंश उनके शरीर के कई हिस्सों के नमूनों में पाए गए और यह तथ्य कि वे अब भी अवशेषों में मौजूद थे, यह दर्शाता है कि उन्होंने इस पौधे की भारी मात्रा का सेवन किया था, जिससे निश्चित रूप से उनकी जान चली गई। माना जाता है कि उन्हें वेनिस गणराज्य या मिलान की रियासत के सदस्यों ने जहर दिया, लेकिन सदियों बीतने के कारण शायद हम कभी नहीं जान पाएंगे कि दे देल्ला स्काला की मौत किसने और क्यों की। नंबर 7। 1977 में 19 वर्षीय जेनी चांग सैन फ्रांसिस्को स्टेट यूनिवर्सिटी में पढ़ती थी और बेहद बुद्धिमान थी, जिन्होंने अच्छे अंकों के लिए कड़ी मेहनत की थी। उस साल 11 सितंबर को जेनी अपने डॉर्म रूम में समय बिता रही थी, लेकिन लगभग 6 बजे वह वहां से निकली और विश्वविद्यालय की लाइब्रेरी की ओर चली गई। उन्होंने लाइब्रेरी के बेसमेंट में पढ़ाई के लिए एक आरक्षित कमरा बुक किया था और उसके पास पढ़ने के लिए 5 घंटे थे, क्योंकि लाइब्रेरी रात 11 बजे तक खुली थी।
अगली सुबह रूममेट ने देखा कि जेनी डॉम नहीं लौटी और उनकी गुमशुदगी की रिपोर्ट कर दी। लाइब्रेरी की तलाशी ली गई और जेनी को ढूंढने में ज्यादा समय नहीं लगा, लेकिन हालात सबसे बुरे थे। उन्हें लाइब्रेरी की चौथी मंजिल के फैकल्टी रीडिंग रूम में मृत और निर्वस्त्र पाया गया। उनके कपड़े और कागजात बॉडी के पास करीने से रखे थे और तय हुआ कि उन पर धारदार हथियार से हमला हुआ था। कमरा बहुत बिखरा था। फर्श पर फर्नीचर के कई टूटे टुकड़े पड़े थे। इससे जांचकर्ताओं को यह संकेत मिला कि जेनी ने जानलेवा हमले के दौरान बहादुरी से मुकाबला किया था। उस दिन शाम 5 बजे रीडिंग रूम बंद था, इसलिए जेनी को अंदर जाने के लिए किसी से कोडेड कार्ड या चाबी से दरवाजा खुलवाना पड़ा। जांचकर्ताओं को बताया गया कि उस कमरे की चाबी 200 लोगों के पास थी और 1200 के पास कार्ड थे। उस केस में मुख्य संदिग्ध फ्लॉयड मैकॉय था, जो तब विश्वविद्यालय में सुरक्षा गार्ड था। जेनी पर हमले वाली रात वह बिना किसी को बताए अचानक अपनी ड्यूटी छोड़कर चला गया था, जिससे काफी संदेह पैदा हुआ। और जब उससे पूछताछ की गई तो उसने कहा कि वह अचानक अस्वस्थ महसूस करने लगा था, इसलिए वह बस घर चला गया। 1 हफ्ते बाद उसे पद से निकाला गया और 1 महीने बाद उसी हथियार से दूसरी महिला पर हमला करने के आरोप में गिरफ्तार किया गया। उस पर हमला करने, गैर कानूनी तौर पर बंधक बनाने और घातक हथियार से हमला करने का आरोप लगाया गया। कोर्ट में पता चला कि उसने महिला को उसी मंजिल पर बुलाया जहां जेनी मिली थी और अपने गार्ड एक्सेस कार्ड का इस्तेमाल कर हमला किया। इससे पुलिस का यह विश्वास और मजबूत हो गया कि उसने जेनी की जान ली थी, लेकिन इस सिद्धांत को साबित करने के लिए पर्याप्त सबूत कभी नहीं मिले। जब और कोई सुराग नहीं मिला, मामला ठंडे बस्ते में चला गया और कई सिद्धांत आए, लेकिन अब तक ये अज्ञात है कि उस रात जेनी की जान किसने ली। और केवल समय ही बताएगा कि क्या उसकी मौत के लिए जिम्मेदार व्यक्ति की कभी पहचान हो पाएगी और उस पर मुकदमा चलाया जा सकेगा। नंबर 6, 25 वर्ष की जेनिफर बियर्ड यूके के वेल्स से शिक्षण करियर के लिए तस्मानिया, ऑस्ट्रेलिया आकर बस गई। 1970 में जेनिफर और उनके मंगेतर रेज विलियम्स ने छुट्टियों के लिए न्यूजीलैंड जाने का फैसला किया। वहीं से उनका मामला शुरू हुआ। जेनिफर और रेज ने 5 जनवरी को मिलफोर्ड साउंड में मिलने का प्लान बनाया था, लेकिन जेनिफर वहां नहीं पहुंची, जिससे रेज चिंतित हो गए। उन्हें मालूम था कि जेनिफर न्यूजीलैंड के वेस्ट कोस्ट पर लिफ्ट लेकर मिलने आ रही थी और उन्हें चिंता थी कि उसके साथ कुछ हुआ है। उन्होंने गुमशुदगी की रिपोर्ट दर्ज कराई और जांच शुरू की गई। गवाहों ने बताया कि 1969 न्यू ईयर ईव पर जेनिफर को एक आदमी के साथ देखा जो पुरानी हरी वॉक्सहॉल चला रहा था। उन्हें फॉक्स ग्लेशियर में देखा गया और खोज अभियान शुरू हुआ। खोजकर्ताओं को इलाके में तलाश करने में काफी मुश्किल हुई, क्योंकि यह इलाका बहुत दूर दराज था और वहां घना झाड़ झंखाड़ और दलदल थे, जिनमें चलना बहुत कठिन था। एक दूसरे गवाह ने पुलिस को बताया कि उसने उसी दिन जेनिफर के साथ देखे गए व्यक्ति से मेल खाता एक आदमी देखा था और उसने वही वाहन बताया, ये कहते हुए कि वो वास्तव में हरे और नीले 2 रंगों का था और उसने उसे हास नदी पुल के पास एक विश्राम स्थल पर देखा था। 3 जनवरी को एक परिवार जो उसी इलाके से गुजर रहा था पुल के पास रुका ताकि उनकी छोटी बेटी बाथरूम जा सके। कार में लौटकर उसने माता पिता से कहा कि उसने पुल के नीचे एक बिना कपड़ों वाला आदमी सोते देखा, पर उन्होंने इसे उसकी कल्पना समझकर नजरअंदाज कर दिया। एक परिवार ने बताया कि वे पुल के पास विश्राम स्थल पर रुके थे। तभी उनकी मुलाकात एक ऐसे आदमी से हुई जिसकी कार खराब हो गई थी। वह उसी रंग की वॉक्सहॉल चला रहा था, पर उस समय उन्होंने जेनिफर को नहीं देखा। इन घटनाओं के बाद पुलिस ने पुल की तलाशी ली और तुरंत जेनिफर का शव मिला। उन्होंने अंदाजा लगाया कि जेनिफर शौच के लिए पुल के नीचे गई थी। तभी हमलावर ने उसे मार डाला। उसका बैकपैक और कैमरा गायब थे। उसकी मौत गला घोटने से हुई थी। वॉक्सहॉल में जो आदमी था उसे उसके मामले में एकमात्र संदिग्ध के रूप में नामित किया गया और एक स्थानीय मैकेनिक ने बताया कि उसी आदमी ने अपनी कार कुछ मामूली मरम्मत के लिए उसकी वर्कशॉप में लाई थी। अंदर उसने कुछ कैंपिंग का सामान देखा और उसने बताया
कि वह आदमी पूरी तरह सामान्य लग रहा था और बिल्कुल भी घबराया हुआ नहीं था, लेकिन उसने यह जरूर कहा कि उसे फिर से सड़क पर जल्दी निकलना है। आखिरकार उस आदमी का पता चला और 6 घंटे तक जेनिफर के मामले में उससे पूछताछ हुई। बाद में उसकी पहचान एक ट्रक ड्राइवर के रूप में हुई जिसका नाम गॉर्डन ब्रे था। उसने जांचकर्ताओं को बताया कि उसका जेनिफर के मामले से कोई लेना देना नहीं है और जब उसके वाहन की तलाशी ली गई तो उसकी संलिप्तता का कोई सबूत नहीं मिला। चूंकि उसे अपराध से जोड़ा नहीं जा सका, इसलिए पुलिस के पास उसे रिहा करने के अलावा कोई विकल्प नहीं था। ब्रे ने 2003 में अपनी मृत्यु तक खुद को बेगुनाह बताता रहा, लेकिन 2019 में एक मोड़ आया। एक प्रकाशित लेख में दावा किया गया कि इयान मैलॉय नामक व्यक्ति के एक दोस्त ने जेनिफर की हत्या करने की बात कबूल की थी, लेकिन उसकी पहले ही मृत्यु हो चुकी थी और यह अब भी अज्ञात है कि वह वास्तव में शामिल था या नहीं, जिससे जेनिफर का मामला एक अनसुलझा रहस्य बना हुआ है। नंबर 5। 20 वर्षीय अमेरिकी वायुसेना की एयरमैन फर्स्ट क्लास एशली टर्नर की मौत उनके डॉर्म में हमले के कारण हुई, ये उनके परिवार को बताया गया। वे हैरान रह गए क्योंकि वह बहुत मजबूत मानी जाती थी और उनका परिवार जानता था कि वह ज्यादातर परिस्थितियों में अपनी रक्षा कर सकती थी। एशले अगस्त 2005 में आइसलैंड के केफ्लाविक में अमेरिकी नौसेना एयर स्टेशन पर तैनात थीं। उसी महीने 15 तारीख को वे डॉम के कॉमन रूम में बेहोश मिली थी। उन पर तेज धार वाले हथियार से हमला हुआ और तुरंत नौसेना अस्पताल ले जाया गया। वहां डॉक्टरों ने उन्हें बचाने के लिए हर संभव कोशिश की, लेकिन उनकी सारी कोशिशें नाकाम रहीं और रात 10:56 बजे उनका निधन हो गया। उनके माता पिता, जो उस समय फ्रेडरिक मैरीलैंड में रह रहे थे, दुर्भाग्यवश अपनी बेटी पर हुए हमले के बारे में एक आइसलैंडिक अखबार में ऑनलाइन प्रकाशित हुए लेख के जरिए ही जान पाए। उन्होंने सेना से संपर्क किया पर बहुत कम जानकारी मिली। उन्हें बिल्कुल भी पता नहीं था कि किसी संदिग्ध का नाम लिया गया है या नहीं, हमले में कोई हथियार इस्तेमाल हुआ था या नहीं, या फिर एशली ने अपने हमलावर का मुकाबला किया था या नहीं। जब उन्होंने पता करने की कोशिश की तो उन्हें टाल दिया गया और ऐसा लगा जैसे वे जांच अधिकारियों को परेशान कर रहे हैं। लेकिन उन्होंने यह स्वीकार किया कि चूंकि जांच चल रही थी, इसलिए मामले की कई जानकारियां साझा नहीं की जा सकती थी। उन्हें पता चला कि एशली ने एक साथी सैन्यकर्मी पर उससे चोरी करने का आरोप लगाया और उसके खिलाफ अदालत में गवाही देने वाली थी। जिस बात ने उन्हें बहुत गुस्सा दिलाया वो ये थी कि एशली को आरोपी के साथ ही उसी डॉम में रहने के लिए मजबूर किया गया था, जिससे आरोपी को उसके खिलाफ गवाही देने से रोकने के लिए उसकी जान लेने का पूरा मौका मिल गया था। उस संदिग्ध को हत्या के शक में गिरफ्तार कर हिरासत में रखा गया। एशली के परिवार को पता चला कि उसका नाम कैल्विन हिल है और वो वॉरेन ओहायो से है। उसने एशली का एटीएम कार्ड चुरा लिया था और पकड़े जाने से पहले उसने खुद के लिए $2700 निकाल लिए थे। जांचकर्ताओं ने कैल्विन हिल के जूतों पर एशली से संबंधित जैविक सामग्री पाई, जिससे उसके खिलाफ मजबूत सबूत मिले। कैल्विन हिल पर हत्या का आरोप था, लेकिन एशली के माता पिता मुकदमे से और नाराज हो गए क्योंकि उन्हें लगा कि 14 सैन्यकर्मियों वाली जूरी ने सबूतों पर ठीक से विचार किए बिना उसे निर्दोष करार दिया। उसके पिता ने मीडिया से कहा कि जूरी ट्रैफिक से बचने के लिए जल्दी में उसे निर्दोष करार दे गई, लेकिन कैल्विन हिल ने अन्य आरोपों के लिए दोषी होने की बात कबूल की, जिनमें चोरी, अनधिकृत कब्जा करना, झूठे बयान देना और बिना अनुमति के अनुपस्थित रहना शामिल था। उन्हें दोषी पाया गया और सिर्फ 19 दिनों की कठोर श्रम की सजा सुनाई गई। साथ ही एक जुर्माना और औपचारिक फटकार भी दी गई। नंबर 4। एक सदी से भी ज्यादा समय बीत चुका है जब जेम्स बार्कले, जिन्हें उनके दोस्त जिम के नाम से जानते थे, ने ऑस्ट्रेलिया के विक्टोरियन आल्प्स की एक दूरस्थ घाटी में स्थित वोन नगट्टा स्टेशन, एक पशु फार्म में अपनी जान गंवाई थी और उनके हमलावर को आज तक न्याय के कटघरे में नहीं लाया जा सका है। जेम्स का कानून से रिश्ता स्कूल में ही शुरू हुआ था। एक बार वह झगड़े में शामिल था और दूसरी बार मामूली आगजनी के आरोप के बाद पुलिस भी मामले में आ गई। 1866 में उन्होंने सोने की खानों में काम करने का फैसला कर परिवार का घर छोड़ दिया। अगले लगभग 1 दशक तक उन्होंने मैन्सफील्ड क्षेत्र में घूमते रहे, लेकिन 1897 तक उन्होंने सोने की खानों को छोड़ दिया और बाढ़ के खंभे चीरने
और भेड़ों की ऊन काटने जैसे छोटे मोटे काम करने लगे। 1907 तक उन्होंने एक जमीन का टुकड़ा किराए पर ले लिया था और जीविका चलाने के लिए मवेशियों का व्यापार शुरू कर दिया था। उन्हें जंगलों में रहने सहने के माहिर के रूप में जाना जाता था, जो प्रकृति के सहारे जीना जानते थे। 1910 में उनकी जिंदगी तब बदली जब उन्होंने लेजी कैंटियानी से शादी की, जो उनके पड़ोसियों के पास रहती थी। उनका एक बेटा हुआ, लेकिन शादी के सिर्फ 4 साल बाद लिजी को तपेदिक हो गया और उनकी मृत्यु हो गई। 1912 में मवेशियों का व्यापार करने वोन्नांगट्टा घाटी गए। उनकी खूबियों के कारण 3 साल बाद स्टेशन मैनेजर बन गए। ये जिंदगी अकेली थी, पर उन्होंने ईगल वेल के हैरी स्मिथ को दोस्त बना लिया था। 1917 में ब्लैक स्नेक के 61 वर्षीय जॉन बैम्फोर्ड को सामान्य कर्मचारी नियुक्त किया गया। हालांकि वे तुंत मिजाज थे और पत्नी की हत्या के आरोपी थे। उस साल दिसंबर में दोनों आदमियों को ताल बोटविल में एक दूसरे की संगत में देखा गया था, जब वे सैन्य सुदृढ़ीकरण पर जनमत संग्रह में अपना वोट डालने गए थे। वे 21 तारीख को रवाना हुए, मवेशी स्टेशन लौटे। अगले दिन हैरी स्मिथ शाम 6 बजे डाक लेकर पहुंचे। उन्हें अजीब लगा जब उन्होंने रसोई के दरवाजे पर चौक से लिखा देखा, आज रात घर, और 2 दिन रहने के बावजूद दोनों आदमियों में से कोई नहीं मिला। वे 24 तारीख को ईगलवेल गए और 14 फरवरी को लौटे, लेकिन रसोई की मेज पर वही बिना खोला डाक का ढेर अब भी था। उन्होंने स्टेशन मालिकों से संपर्क किया, जो 10 दिन बाद आए और खोजबीन के बाद जिमी को पास की धारा के किनारे उथली कब्र में मृत पाया। पुलिस आई। पता चला बामफोर्ड का घोड़ा और काठी गायब थे, लेकिन घोड़ा थोड़ी देर बाद होएट हाई प्लेन्स में जंगली हालत में मिल गया। आगे की जांच में पता चला कि जिम पर बड़ी बंदूक से हमला किया गया था और यह अनुमान लगाया गया कि दोनों लोगों के बीच झगड़ा हुआ था, जिससे बैम्फोर्ड अपना आपा खो बैठा। ऐसा माना गया कि इसके बाद उसने अपनी बंदूक लिया और जिम की जान ले ली, फिर उसकी लाश को नाले के पास दफना दिया। बामफोर्ड बाद में मृत मिले और यह कभी साबित नहीं हुआ कि उन्होंने जिम की जान ली या नहीं। उनका मामला 1 सदी से ज्यादा समय से अनसुलझा है। नंबर 3, 2 भाइयों 42 वर्षीय रोलैंड डिलोच और 27 वर्षीय जोसेफ स्मिथ के परिवार को उनके मामले में जवाब की सख्त जरूरत है, जो कभी सुलझ नहीं पाया। जांचकर्ता निराश है क्योंकि हमलावर की पहचान नहीं हो सकी और वह अब भी फरार है। अक्टूबर 2016 में दोनों भाई अपने परिवार के सैमफर्ड, फ्लोरिडा में हेज ड्राइव वाले घर में रह रहे थे। रोलैंड फैक्ट्री में काम करते थे। जोसेफ रैप आर्टिस्ट बनना चाहता था। उन्होंने परिवार के घर में रहना चुना ताकि बुजुर्ग मां की देखभाल कर सके, क्योंकि पिता का कैंसर से निधन हो गया था। इसी घर के अंदर दोनों भाइयों ने अपनी जान गंवा दी, जिसे एक कायराना हमला बताया गया। 31 अक्टूबर 2016 को रोलैंड ने फैक्ट्री में शिफ्ट पूरी कर परिवार के साथ घर पर एक सुकून भरी शाम बिताने के लिए उत्सुक था। वो अपने बेडरूम में था जब उसने अचानक घर के किसी और हिस्से से तेज धमाकों की आवाज सुनी और वो तुरंत अपनी मां को देखने के लिए बाहर भागा, डरते हुए कि कहीं उनके साथ कुछ हो न गया हो। कमरे से निकलने से पहले एक नकाबपोश आदमी ने सामने आकर बंदूक से उसकी जान ले ली। पड़ोसी पुलिस को बताएंगे कि उन्होंने उस शाम 4-5 तेज धमाके सुने, लेकिन उन्हें हमले का अंदाजा नहीं था। पुलिस को बुलाया गया। वे रात 9 बजे घर पहुंचे। घर में उन्होंने देखा कि जोसेफ और रोलैंड पर हमला हुआ और जोसेफ अब जीवित नहीं था। रोलैंड को अस्पताल ले जाया गया, पर उसकी जान नहीं बची। उनकी मां बारबरा ने भी एक बहुत ही दर्दनाक अनुभव झेला था। हमलावर ने उन्हें घर के लिविंग रूम में घुटनों के बल बैठने के लिए मजबूर किया था, लेकिन अज्ञात कारणों से उसने उनकी जान बख्शने का फैसला किया। उस आदमी ने हैलोवीन पर मास्क पहना, लेकिन जांचकर्ताओं को नहीं लगा कि अपराध उसी तारीख से जुड़ा है। जांचकर्ताओं ने घोषणा की कि उन्हें लगता है कि जोसेफ ही हमले का असली निशाना था और रोलैंड पर सिर्फ इसलिए हमला किया गया क्योंकि वह हथियार चलने की आवाज सुनकर अपने कमरे से बाहर आ गए थे। संदिग्धों के नाम जल्दी सामने आ गए। पुलिस ने बताया कि वे दोष सिद्ध अपराधी डांटे जेम्स और उसकी गर्लफ्रेंड शाबेटा सील्स की तलाश में हैं। हमले के अगले दिन दोनों को हथियार रखने के आरोप में गिरफ्तार किया गया, लेकिन जमानत पर रिहा हुए। घर पहुंचकर जेम्स ने टखने में बंधा निगरानी उपकरण काटी
और जॉर्जिया भागा, जहां उसे गिरफ्तार किया गया। उसने और सील्स ने पुलिस सहयोग नहीं किया, पर बाद में तय हुआ कि शायद वे हमले को अंजाम उन्होंने नहीं दिया था। पुलिस को फिर भी लगा कि वे अपराध के बारे में कुछ जानते हैं, लेकिन उस जोड़े ने कोई भी जानकारी देने से इनकार कर दिया। फिर पता चला जेम्स की एक और गर्लफ्रेंड थी, जिसे पूछताछ के लिए बुलाया गया। उसने भी सहयोग से इनकार किया। माना जाता है कि उसे हमलावर और मकसद की जानकारी है, लेकिन उसने यह कभी पुलिस को नहीं बताई। भाइयों के परिवार का मानना है कि यह हमला पहले से ही किसी ऐसे व्यक्ति द्वारा योजनाबद्ध किया गया था जिसे उनकी दिनचर्या के बारे में पता था, लेकिन आगे की जानकारी के लिए $5000 का इनाम घोषित किए जाने के बावजूद यह मामला अब भी अनसुलझा है। नंबर 2। 2008 में 30 वर्षीय सिल्विया सालिनास के मामले में जांचकर्ताओं को एक और झटका लगा, जब उनकी जांच के दौरान इकट्ठा किए गए अधिकांश सबूत या तो खो गए या फिर हरिकेन आइक के कारण नष्ट हो गए। सिल्विया 1989 में गैल्वेस्टन, टेक्सास में रह रही थी। वह और उनका परिवार गहरे आस्थावान कैथोलिक थे, इसलिए हर रविवार चर्च जाते थे और हर रात सोने से पहले रोजरी की प्रार्थना करते थे। 1970 के अंत में सिल्विया ने, जिसका नाम सालिनास फूड स्टोर रखा, एक किराने की दुकान खरीदी। दुकान अच्छी चली क्योंकि वह उसी मोहल्ले में थी जहां वह बड़ी हुई थी और उन्हें बहुत समर्थन मिला। उन्हें एक मिलनसार और सबकी चहेती इंसान के रूप में बताया गया था, जो अपनी दुकान में किसी का भी स्वागत करती थीं। कई लोग जो आर्थिक रूप से संघर्ष कर रहे थे, उन्हें दुकान से उधार मिल जाता था ताकि वे अपने परिवार के लिए खाना ले जा सके, और इसी वजह से उस इलाके में उन्हें आंटी सिल के नाम से जाना जाने लगा। ये ज्ञात है कि वो अपनी दुकान के काउंटर के नीचे एक भरी हुई बंदूक रखा करती थी, क्योंकि वो अक्सर रात में अकेले काम करती थी। उनके दोस्तों ने कहा कि उनमें खतरे को पहचानने की जन्मजात क्षमता थी, खासकर दुकान पर। 31 अक्टूबर 1989 की सुबह भी हर दिन की तरह ही शुरू हुई थी। उन्होंने अपनी दुकान खोली और एक समय पर उनके माता पिता भी कुछ कामों में मदद करने के लिए वहां पहुंचे। दोपहर के आसपास वे 2 ब्लॉक चलकर अपने घर लौटे, बिना जाने कि वे सिल्विया को फिर कभी जिंदा नहीं देखेंगे। दोपहर 1:22 बजे एक सुरक्षा कंपनी को दुकान में डकैती की सूचना मिली और 2 मिनट बाद पुलिस को भी यही सूचना मिली। पुलिस सिर्फ 4 मिनट में पहुंची, लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी थी। दुकान में घुसने पर उन्होंने सिल्विया को काउंटर के पीछे मरा पाया। उस पर बड़े धारदार हथियार से हमला हुआ, जो उनके बगल में काउंटर पर मिला। उन्हें अपनी बंदूक तक उठाने का मौका नहीं मिला, जिससे पुलिस को लगा कि हमलावर ने उन्हें चौंका दिया था। कैश रजिस्टर को तोड़ दिया गया था और सारी रकम चुरा ली गई थी। लुटेरे ने बचे सिक्के व फूड स्टैंप चुराने का भी फैसला किया। लुटेरे ने कैश रजिस्टर जबरन खोला। साइलेंट अलार्म से सुरक्षा कंपनी को खबर मिल गई और तय हुआ कि सिल्विया की जिंदगी दोपहर 1:20 बजे खत्म हो गई। किसी ने हमला नहीं देखा, पर अनुमान है कि हमलावर सिल्विया को जानता था, क्योंकि उसके शरीर पर बचाव के निशान नहीं थे। जांचकर्ता उस आदमी की तलाश कर रहे हैं जिसे हमले से पहले सिक्का डालकर चलने वाला सार्वजनिक फोन इस्तेमाल करते देखा गया था। उनका मानना था कि उसने शायद अपराधी को दुकान में प्रवेश करते हुए देखा होगा, लेकिन उसकी कभी पहचान नहीं हो पाई। गवाहों ने बताया कि हमले के तुरंत बाद हल्के सुनहरे बालों वाला एक और आदमी फुटपाथ पर दौड़ता दिखा, जिसकी पहचान अज्ञात है। सिल्विया के केस में सबूत नष्ट हो गए, इसलिए किसी संदिग्ध का नाम कभी सामने नहीं आया और हमलावर की पहचान अब भी अज्ञात है। नंबर 1। 1985 में 29 वर्षीय पियरे एमिल ला लाचालियर ने ग्लासगो, स्कॉटलैंड में 19 वर्षीय मेडलिन स्मिथ को डेट करना शुरू किया। शादी का फैसला करने से पहले उन्होंने 250 से ज्यादा प्रेम पत्रों का आदान प्रदान किया और सभी मानते थे कि वे एक दूसरे से बहुत प्यार करते थे। पियरे पौधशाला में काम करने की ट्रेनिंग ले रहे थे, यानी वे पौधों की बढ़त और फसलों की देखभाल का काम सीख रहे थे और उनका भविष्य अच्छा लग रहा था। लेकिन उनके प्लान तब बिगड़े जब पता चला कि मैडलिन के माता पिता उसकी शादी के खिलाफ हैं और उन्होंने उसके लिए उच्च वर्ग का आदमी ढूंढ लिया है। उन्होंने फैसला किया कि वे मैडलिन के खिलाफ उन प्रेम पत्रों का इस्तेमाल करके दखल देने की कोशिश करेंगे। उन्होंने
उन पत्रों का इस्तेमाल उसे ब्लैकमेल करने के लिए किया। धमकी दी कि अगर उसने उनकी बात नहीं मानी तो वे उसका और उनका रिश्ता उसके मंगेतर को बता देंगे, जिसका नाम विलियम हार्पर मैनक था। वह इतना आगे बढ़ गया कि मैडलिन और मैनक साथ हों या वह अपने परिवार के साथ, वह उसका पीछा करता रहता था। जल्द ही मैडलिन ने विरोध छोड़ दिया और उन्होंने फिर से रिश्ता शुरू किया। जब वह उसे अपने परिवार के घर में चुपके से नहीं ला पाती थी तो वह उसे उनके बेसमेंट के बाहर इंतजार करने के लिए कहती थी, जहां वह उसे गर्म चॉकलेट के कप थमा देती थी। और यह सब 1857 तक चलता रहा, जब पियरे की तबीयत अचानक बिगड़ने लगी। उसके शरीर के एक तरफ तेज दर्द था और वह बहुत मतली से परेशान था। लक्षण कुछ समय ठीक रहते थे, फिर कुछ हफ्तों बाद लौट आते थे, पर वह बीमारी की वजह नहीं जान पाया। मार्च में वह आखिरी बार बीमार पड़ा और फिर अपने कमरे में मृत मिला। उसके दोस्तों ने मांग की कि पोस्टमार्टम किया जाए, क्योंकि वे उसकी अचानक बिगड़ती सेहत को लेकर शक में थे और उसकी लाश को कब्र से बाहर निकाला गया। पता चला उसने करीब 82 ग्रेन आर्सेनिक निकले थे और जैसे ही मैडलिन के पियरे को लिखे पत्र मिले, उसे मुख्य संदिग्ध बना दिया गया। जब पुलिस उसे गिरफ्तार करने के लिए उसके परिवार के घर पहुंची तो उन्हें पता चला कि वह पहले ही ग्लासगो छोड़ चुकी है और स्टीमर से रॉयल के लिए रवाना हो गई है। उसे उसके भाई और मिनाज ने ढूंढ निकाला और गिरफ्तार कर मुकदमे के लिए एडिनबर्ग लाया गया। उसे एक क्रूर महिला के रूप में पेश किया गया, जिसने अपने और पियरे के संबंध का राज छुपाने के लिए उसे योजनाबद्ध तरीके से जहर देकर मार डाला। यह साबित हुआ कि उसने सच में आर्सेनिक खरीदा था, लेकिन उसका कहना था कि वो इसे पतला घोल बनाकर अपने चेहरे, बाजुओं और गर्दन को धोने के लिए इस्तेमाल करती थी, जो उस समय आम था। अभियोजन पक्ष साबित नहीं कर सका कि पियरे के बीमार पड़ने से पहले पियरे और मैडलिन एक दूसरे से मिले थे, इसलिए उसे निर्दोष पाया गया। आमतौर पर यह माना जाता है कि पियरे की मौत जहर देने से हुई थी और मैडलिन ही एकमात्र व्यक्ति थी जिसके पास उसकी जान लेने का मकसद था। लेकिन बरी होने के बाद वो न्यूयॉर्क चली गई, जहां उन्होंने 93 साल की उम्र तक जीवन बिताया और पियरे का मामला एक रहस्य ही बना रहा, जो शायद कभी सुलझ नहीं पाएगा। आप सभी का देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो कृपया लाइक बटन जरूर दबाएं, सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन बेल दबाएं ताकि सभी नए वीडियो की जानकारी मिले। मेरा नाम टॉप 5 अननोन्स है। अगले वीडियो में फिर मिलूंगा।